तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन सेमेस्टर 2। आज पूछे गए सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इसमें 100 ऑब्जेक्टिव है, आप सभी को मालूम ही है जैसा कि, और फुल मार्क्स 100 में से 40 नंबर अगर आप लेते आते हैं तो आप इसमें पास कर जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैं सीरीज बी का दिखा रहा हूँ। इसमें आपका ए बी सी एंड डी चारों शिफ्ट का क्वेश्चन मैच करेगा। 100 क्वेश्चन सेम है सबका, बस शिफ्ट इधर उधर करके क्वेश्चन जो डाल दिया जाता है ताकि आप लोग चीटिंग ना कर पाएँ, एक दूसरे से मिला ना पाएँ। ठीक है, तो आप लोग खोज लीजिएगा क्वेश्चन नंबर। मैं शुरू करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करूँगा। ठीक है, इधर उधर थोड़ा सा हो गया है, जस्ट स्टार्ट कर लेता हूँ तुरंत, शायद नीचे से स्टार्ट है। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि एजेंडा 21 में कितनी सहमतियां हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 सहमतियां हैं। जो लोग इंग्लिश में हैं वो लोग इंग्लिश को ही पढ़िएगा, ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा आपको। मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ तो मैं हिंदी में ही ट्राई करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सतत विज्ञान अध्ययन है। ठीक है, सस्टेनेबल साइंस इज द स्टडी ऑफ, तो साइंस किसका अध्ययन है दोस्तों? यह जो है एनवायरमेंटल साइंस यानी कि पर्यावरण विज्ञान का अध्ययन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि सतत विकास शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो वर्ड है हमारा, यह 1987 को अस्तित्व में आया था। अगला है हमारा क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि ब्रुंटलैंड की परिभाषा कौन से 3 भाग में शामिल है। ठीक है, तो देखिए ब्रुंटलैंड जो कमीशन है, यह हम लोग देख सकते हैं कि एक मीटिंग बैठाया गया था। यह आपका विकास, ज़रूरतें और भविष्य की जिम्मेदारियां, नहीं यार ये नहीं होगा, विकास, ठीक है, मुद्दे और भावी पीढ़ी, ये भी नहीं होगा। विकास, ज़रूरतें और भावी पीढ़ी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 का सी। ठीक है, 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट डैश के अधिक उपयोग पर ध्यान केंद्रित करता है। तो सतत विकास जो है नवीकरणीय संसाधन यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज के उपयोग पर अधिक ध्यान आकर्षित करता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और इसमें पूछा गया है कि डैश के बिना न तो समाज और न ही अर्थव्यवस्था अस्तित्व होगा। ठीक है, तो किसके बिना? तो दोस्तों विविध जो है हमारा पारिस्थितिकी यानी कि डाइवर्सिटी होना चाहिए, इसके बिना समाज और अर्थव्यवस्था दोनों ही अधूरे हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक समता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त क्या है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 7 में ऑप्शन सी, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आगे देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि सतत विकास के विचार की कल्पना पहले की गई थी। ठीक है, सतत विकास के विचार की कल्पना पहले किया गया था, सबसे पहले कब किया गया था ये बताना है। तो 1970 में किया गया था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और इसमें पूछा गया है कि किस ISO मानक, ठीक है ISO है, ISA नहीं है, IS नहीं है। ठीक है, तो किस ISO मानक के अंतर्गत सामाजिक उत्तरदायित्व पर मार्गदर्शन को मान्यता दी गई है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ISO 26,000। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है कि यह भी सतत विकास का मुद्दा है। ठीक है, तो सतत विकास का मुद्दा कौन है? तो जलवायु परिवर्तन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज जो है एक हमारा सतत विकास का मुद्दा है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ से शुरू होता है। इसमें पूछा गया है कि सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 यानी कि सतत विकास के लिए 2030 डैश में अपनाया गया। तो कब अपनाया गया, किस वर्ष अपनाया गया? तो 2015 में अपनाया गया। अगला पूछा गया है कि किस प्रकार की खेती टिकाऊ है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर जो है हमें नहीं बता पाऊंगा यार। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, टिकाऊ खेती जहाँ तक मुझे लगता है पौधारोपण होना चाहिए। ठीक है, प्लांटेशन। बाकी आप लोग अपना देख लीजिए, इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं मिल पाएगा। 13 नंबर है कि इको टूरिज्म को
डैश नेतृत्व चाहिए। ठीक है, तो किसका नेतृत्व करना चाहिए इको टूरिज्म को? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, सतत पर्यटन या फिर अस्थायी पर्यटन को। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। तो देखिए कोयला जो है हमारा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। एक बार ख़त्म हो गया तो ख़त्म, और गया ख़त्म, समाप्त। नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर की कौन एक प्रकार की हरित ऊर्जा है। ठीक है, तो कौन एक प्रकार की हरित ऊर्जा है? देखिए पवन जो है, एक पवन टरबाइन, यह एक प्रकार की हरित ऊर्जा है, क्योंकि यह जो है हमारे वायुमंडल में पॉल्यूशन नहीं फैलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा गया है कि डैश के सतत विकास एजेंडा का लक्ष्य जीरो हंगर है। ठीक है, यानी कि भूखा एकदम समाप्त, जो भूख हमारा चलता है कि भूखे रहते हैं आदमी, ये समाप्त हो जाएगा। कब तक? तो ये टारगेट रखा गया है दोस्तों 2030 तक। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? नाटो, इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रुसेल्स। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली किस देश के थे? ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा गया देश, तो ये नॉर्वे देश के थे, प्रथम थे। अगला है हमारा, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। मानव अधिकार के दो पहलू हैं। ठीक है, कौन कौन है मानव अधिकार के दो पहलू? तो देखिए मानव अधिकार के दो पहलू हैं, प्राकृतिक और कानूनी पहलू। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और इसमें पूछा गया है कि पूरे विश्व में मानव अधिकार की रक्षा के लिए कार्य करने वाली संस्था किस संस्था के अंतर्गत आती है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम बताना है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, और इसमें पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय डैश के उद्देश्य से शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है। तो किसके उपयोग से? दोस्तों परमाणु ऊर्जा के उपयोग से। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा गया है कि मानव अधिकार के मुद्दों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? ठीक है, तो मानव अधिकार के मुद्दों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र की हमारी एक एजेंसी है, और उस एजेंसी का नाम है UN, यूनाइटेड नेशन HCR। ठीक है, ह्यूमन राइट्स कुछ होता है यार फुल फॉर्म, ह्यूमन, चलिए मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से कुछ है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर है, इसमें पूछा गया है कि युद्ध और शांति पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा निकाय जिम्मेदार है? ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग जनरल असेंबली, यानी कि महासभा, ऑप्शन सी। 24 नंबर देखिए, इसमें पूछा गया है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कितने अनुच्छेद हैं? ठीक है, तो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में 30 अनुच्छेद हैं, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, और इसमें पूछा गया है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा लागू होती है। ठीक है, तो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा लागू कहाँ से होती है? तो मतलब किन के ऊपर होती है? ये चीज़ एग्जैक्ट क्वेश्चन होना चाहिए, ये आधा अधूरा लिखते हैं ना डैश करके, तो आदमी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म, जाति, लिंग, संस्कृति या पृष्ठभूमि का हो। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर देखिए, इसमें पूछा गया है कि भारत में सामाजिक न्याय आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ठीक है, तो भारत में सामाजिक न्याय आंदोलन के प्रणेता थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछा गया है कि एक समाज सुधारक जिन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया, तो इनका नाम है राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया है कि सती प्रथा को कानूनी रूप से, आप बोलिएगा अचानक काहे रुक जाते हैं यार, क्या बताऊँ, खाना खाने के बाद ना, बस खाना नहीं, बस 2 रोटी खाया हूँ यार, इसी में थोड़ा सा डकारें आती हैं तो दूर हो जाता हूँ। क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर की सती प्रथा को कानूनी रूप से किस वर्ष जो है समाप्त कर दिया गया है? ठीक है, दोस्तों सती प्रथा को कानूनी रूप से वर्ष 1829 ईस्वी को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंग का भी बहुत बड़ा हाथ था। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि बाल विवाह अधिनियम 1929 डैश से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसको जो है शारदा अधिनियम से भी जाना जाता है। ठीक है,
आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1992 में की गई। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला है हमारा कि कार्यस्थल पर जहाँ पे महिला काम करने जाती है कोई भी लेडी, तो यौन उत्पीड़न से बचने के लिए अगर उनके साथ कुछ बुरा भला हो जाता है, ठीक है, तो उनके लिए कानून बनाया गया 2012 में और पास हो गया 2013 में। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। इसमें पूछा गया है कि महिला आरक्षण विधेयक का आधिकारिक नाम क्या है। ठीक है, अरे यार चलिए, डेली डेली मतलब गाँव में कोई ना कोई लड़ेगा ही तो महिला आरक्षण विधेयक का आधिकारिक नाम क्या है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बेटी बचाओ बेटी और बेटे को समान उत्तराधिकार का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि अगर पिता का संपत्ति है तो बेटी भी उसमें पूरा पूरा हकदार है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। इसके तहत आप जो देख रहे होंगे, बहुत सारे गर्ल्स भी देख रहे होंगे, तो आप अपने भाई से जितना हक आपका भाई का है, आपके पिता की ज़मीन जायदाद संपत्ति प्रॉपर्टी जो भी है, उस पर उतना ही हक आपका भी है। ठीक है, लीगली आप राइट कर सकते हैं। अगर आपका भाई लड़ने वाला है, मतलब कुछ बुरा टाइप का है, एक दो होता है यार जनरली भाई अच्छा ही होता है, चलिए, नहीं तो मेला वाला भाई निकल जाएगा, मेला वाला भाई, मेला आमिर खान देखे ना। महिला आरक्षण विधेयक का आधिकारिक नाम क्या है। ठीक है, तो महिला आरक्षण विधेयक का आधिकारिक नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बेटी और बेटे को, अरे भाई ये तो हो गया मेरा ना, ये ऑप्शन ए, ये भी हो गया 33 नंबर 32 नंबर। आगे देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 33 के बाद, मतलब क्या बताएं, पीडीएफ थोड़ा सा उल्टा पुल्टा सेट हो गया है ना। 34 नंबर। इसमें पूछा गया है कि लैंगिक आयामों की उपेक्षा या संबोधन करने में असफलता कहलाती है। ठीक है, तो असफलता क्या कहलाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका लैंगिक अंधापन। ठीक है, जनरली जेंडर ब्लाइंडनेस। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल हमारा हो जाएगा 15। नेक्स्ट है हमारा, इसमें पूछा गया है कि गांधी जी के शांति दर्शन का मूल सिद्धांत कहाँ है। ठीक है, तो गांधी जी के शांति दर्शन का जो मूल सिद्धांत है यह कहाँ है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अहिंसा, नॉन वायलेंस। ठीक है, सिद्धांत कहाँ है, मतलब सॉरी कहा जाता है, क्या कहा जाता है ये होगा, मैंने गलत पढ़ा यार। नेक्स्ट है हमारा, इसमें पूछा गया है कि सत्याग्रह एक तकनीक है। ठीक है, तो किसका एक तकनीक है दोस्तों, अहिंसा का एक तरीका है, इसको हम लोग बोल सकते हैं। 38 नंबर है, शांति का जो नोबेल प्राइज है, ठीक है, प्रथम भारतीय कौन है, तो यह पूरी तरह से भारतीय नहीं थे, मदर टेरेसा, बाद में आके ये रह गए थे। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा, और निर्मल हृदय के नाम से इन्हीं को जाना जाता है। आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि मार्टिन लूथर किंग डैश की अहिंसा से प्रभावित थे, तो दोस्तों ये महात्मा गांधी की अहिंसा से प्रभावित थे, तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर एम के गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। 40 नंबर देखिए, इसमें पूछा गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण होता है, तो क्या होता है जलवायु परिवर्तन के कारण, राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी होता है, यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव भी होता है, प्रदूषण भी होता है, ओजोन परत का क्षति भी होता है। 41 नंबर देखिए, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों, नाइट्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यह पृथ्वी का तापमान नहीं बढ़ाती है। ग्रीन हाउस गैस वह है जो पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है। ठीक है, अगला है 42 नंबर। इसमें पूछा गया है कि क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, तो किससे संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल जो है हमारा ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन है 43 नंबर। इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, तो कब स्थापित किया गया, 2010 में इसे स्थापित किया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 44। ठीक है,
और इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत में बाघ राज्य कहा जाता है। यार टाइगर स्टेट बोला जाता है, हिंदी से शुद्ध उच्चारण मतलब बाघ राज्य ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर मिले जाते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा वहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं कि बाघों की संख्या है, ठीक है, इसलिए। और बहुत ज़्यादा वहाँ पे नेशनल पार्क भी हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रदूषण का कारण है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप मृदा प्रदूषण का कारण बताएंगे तो एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर देखिए, इसमें पूछा गया है कि CNG गैस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कहाँ पे है? ऑप्शन सी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आगे देखते हैं 47 नंबर, इसमें पूछा गया है कि वन्य जीव सप्ताह दिवस जो है कब मनाया जाता है, वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट। तो देखिए 2 से 8 अक्टूबर को जो हम लोग इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, इसमें पूछा गया है कि GDP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, इसमें पूछा गया है कि GST यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन था। तो दोस्तों सबसे पहले जो है फ्रांस में GST आया हुआ था। हमारे देश में भारत में 1 जुलाई 2017 को आया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि कौन सी संस्था वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित करती है, ठीक है। तो कौन सी संस्था करती है, राइट आंसर हो जाएगा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक नागरिक है, ठीक है। तो कौन है एक वैश्विक नागरिक, कौन है जी, आप हैं? हाँ आप भी हैं, अगर आप इनमें से यह धारणा पालन करते हैं। धारणा क्या है कि एक व्यक्ति जो विश्व को जानता है और समझता है, जिसमें वह रहता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं समझते हैं यार, और रहते भी हैं, तो हम भी एक वैश्विक नागरिक हैं, हम मतलब आप भी इसमें शामिल हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा वैश्विक नागरिक का लक्षण नहीं है, ठीक है। तो वैश्विक नागरिक का लक्षण में इनमें से कौन सा नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक वैश्विक नागरिक स्वार्थी है। यह गलत है यार, इसका लक्षण नहीं है, स्वार्थी हो जाएंगे भाई ये तो गलत बात है, सेल्फिश नहीं है यार, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि वैश्विक नागरिकता शिक्षा से तात्पर्य मूल्यों और दृष्टिकोणों का एक समूह जो डैश से संबंधित है। अरे ये भाई सर्कल आ गया, अच्छा कोई बात नहीं, बदल देते हैं, ठीक है। तो किससे संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा विश्व के लोगों और मुद्दों से जुड़े हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, इसमें पूछा गया है कि वैश्विक नागरिकता शिक्षा बढ़ावा देता है। तो किसको बढ़ावा देता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि शांति, अधिक शांति, ठीक है, सहिष्णु, सुरक्षित और अस्थायी समाज की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 55, इसमें पूछा गया है कि वैश्विक शासन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो वैश्विक शासन का मुख्य उद्देश्य है विश्वव्यापी सुरक्षा सुनिश्चित करना, ठीक है, तो इंश्योरिंग वर्ल्ड वाइड सिक्योरिटी। आगे देख लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 55 के बाद क्वेश्चन नंबर 56 आएगा, ये है यहाँ पे। इसमें पूछा गया है कि वैश्विक नागरिकता डैश अवधारणा से जुड़ी है, ठीक है। तो वैश्विक नागरिकता जो है हमारा कैसी अवधारणा से जुड़ी हुई है, तो राइट आंसर हो जाएगा वैश्विक नागरिकता डैश अवधारणा से जुड़ी हुई है, सतत विकास की अवधारणा, प्रत्येक व्यक्ति विश्व का नागरिक है इसकी अवधारणा, या क्या। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट, इसका आंसर जो है थोड़ा सा डाउटेबल होगा कि वैश्विक नागरिकता जो है विश्व का प्रत्येक व्यक्ति विश्व का नागरिक है, इससे जुड़ा हुआ राइट आंसर मुझे लगता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। अगला है, सेज का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि वैश्वीकरण ने निम्नलिखित में से किसके विकास में बड़े पैमाने पर सुधार किया है, ठीक है। तो वैश्वीकरण के ने किसके विकास में बड़े पैमाने पर सुधार किया है, दोस्तों विकासशील देशों का, डेवलपिंग कंट्रीज। भारत भी एक डेवलपिंग कंट्रीज है, विकासशील देश है, ठीक है। अगला है हमारा, वैश्वीकरण की चुनौतियाँ क्या हैं, ठीक है। तो वैश्वीकरण की चुनौतियाँ क्या क्या हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये सभी जो वैश्वीकरण की चुनौतियाँ हैं, इनके मार्ग में बाधाएं हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 और इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस संगठन को सॉफ्ट लैंडिंग आर्म यानी कि सुलभ ऋण प्रदान करने वाला बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए जो बहुत ही इजीली आपको ऋण मुहैया करा देगा इसको बोलते हैं IDA, इंटरनेशनल डेवलपिंग एसोसिएशन या करके कुछ नाम है इसका। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसमें पूछा गया है कि व्यापार और प्रशुल्क पर सामान्य समझौता 1995 में किस संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है, तो देखिए पहले नाम था गेट, इसका जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, और इसी को जो है नाम 1 जनवरी 1995 को बदल दिया गया, WTO कर दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विदेशी व्यापार के लिए प्रतिबिंब हो सकता है। ठीक है, तो विदेशी व्यापार के लिए प्रतिबिंब कौन हो सकता है भाई, तो आयात कर, इंपोर्ट टैक्स। ठीक है, और इसमें जो है प्रतिबंधित लगाया जाता है, प्रतिबिंब मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा गलती बोल रहा हूँ, सॉरी क्या करूँ, 1 मिनट, जल्दी के चक्कर में ना गलती हो जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा थोड़ा सा। आगे देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि 1945 में कितने राज्यों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। देखिए दोस्तों, जब UNO बन रहा था तो 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, भारत भी इनमें से एक था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग कितने हैं, तो 6 अंग है मुख्य रूप से इनका। ठीक है, जैसे महासभा हो गया, सुरक्षा परिषद, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद, इस तरह से टोटल 6 गो है। अगला है हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 66। इसमें पूछा गया है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वार्षिक प्रकाशन है। ठीक है, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन कब है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन कौन करता है, प्रत्येक वर्ष में इसका जो है प्रकाशन कौन करता है, ये भी पूछा गया है। तो वर्ल्ड बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व बैंक। 67 नंबर देखिए, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का फुल फॉर्म मालूम है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ इसको बोलते हैं, और इसका मुख्यालय ढाका बोल रहा हूँ, सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। थाईलैंड इसका सदस्य देश नहीं है, बाकी सभी इसके सदस्य हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विश्व बैंक सामान्यतः देता है, किसको ऋण देता है। ठीक है, ये नहीं पूछा है, कितने टाइम के लिए ऋण देता है ये पूछा गया है। तो देखिए मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये ऋण दे देता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, जब किसी देश को ऋण लेना होता है तो ये ऋण लेते हैं, जैसे भारत भी इसमें ऋण लिया हुआ है यार, कर्ज लिया हुआ है। अगला है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है। ठीक है, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है यह हमारा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की नहीं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ठीक है, और एक है ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। तो देखिए दोस्तों, जितने भी देश हैं और राज्य फेमस कम से कम उसका राजधानी आपको याद रखना चाहिए। 70 नंबर है, प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो वही 24 अक्टूबर को प्रत्येक साल हम लोग मनाते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के पास नहीं है, क्या नहीं है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य उसके पास जो है निषेध अधिकार यानी कि वीटो का पावर नहीं है। तो कितने देशों के पास है जी, 5 गो देशों के पास है जो अस्थायी हैं, और 10 गो देश होते हैं अस्थायी जिसके पास नहीं है। ये केवल 2 साल के लिए चले जाते हैं, 10 गो देश अस्थायी और 5 जो है परमानेंट है अस्थायी। यार मुझे रेल चढ़ने का मन करने लगा। लास्ट टाइम जनवरी में गए थे, जनवरी नहीं यार दिसंबर में गए थे कलकत्ता बस, उसके बाद से ट्रेन नहीं चढ़े हैं, जाएंगे फिर से एग्ज़ाम वगैरह होगा तो। चलिए, रिजल्ट भी नहीं आया है, इसरो का एग्ज़ाम दे के आए थे। क्वेश्चन है, कौन सी संस्था राष्ट्र संघ की उत्तराधिकारी बनी है। ठीक है, तो कौन सी संस्था राष्ट्र संघ की उत्तराधिकारी बनी है। देखिए दोस्तों, पहले जो है UNO को राष्ट्र संघ के नाम से जाना जाता था, UNO, इसी को पहले लीग ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता था। 1920 ईस्वी में
जब इसकी स्थापना हुई थी, और इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को रखने में जब असफल हो गए तब इसका नाम बदल दिया गया और यूएनओ कर दिया गया। अगला हमारा, एक भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बना था। ठीक है, तो इंटरनेशनल जो कोर्ट है वहाँ पे ये अध्यक्ष बने थे और इसका नाम है डॉक्टर नागेंद्र सिंह। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थाई जो अस्थाई सदस्य कितने हैं? तो अस्थाई तो 5 है, अस्थाई कितने हैं? 10। कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 2 साल के लिए। ठीक है, अगर आपने क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही क्लियरली समझ में आती होंगी। ठीक है, क्योंकि मैंने क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छे से पढ़ा था तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ही क्लियरली नज़र आती हैं। अगला है सतत ऊर्जा है, क्या है? सस्टेनेबल एनर्जी। ठीक है, तो सतत ऊर्जा क्या है, ये चीज़ पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा कन्फ्यूजनेबल है और इसका आंसर मैं नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है जैसे कि मैंने बता दिया है कि कुछ क्वेश्चन का आंसर जो है डाउट में ही रहेगा। 76 नंबर है कि मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। अगला है, उसमें पूछा गया था कि मानव अधिकार और नागरिक अधिकार समान है, तो अब समान है या नहीं है, इस क्वेश्चन का भी आंसर थोड़ा सा डाउटेबल है, तो इसको भी स्किप करते हैं। अगला है हमारा, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा डैश वर्ष में की गई। तो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? देखिए दोस्तों, 1948 ईस्वी 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को की गई थी, इसीलिए 10 दिसंबर को हम लोग मानव अधिकार दिवस मनाते हैं, ह्यूमन राइट्स डे। कल कौन सा दिन था? 8 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि महिला दिवस। ठीक है, 8 मार्च फर्स्ट में पूछा गया था। सेकेंड शिफ्ट में आपको बहुत सारा दिवस पूछा गया है। इसमें पूछा था कि तीसरी पीढ़ी के मानव अधिकारों की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो मैंने टिक लगा दिया है, डी नंबर होगा। ठीक है, कॉरेल वासाक ने, तीसरी पीढ़ी के। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, और 80 नंबर में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ठीक है, तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया वह किया गया वर्ष 1993 में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, का गठन कब हुआ? ठीक है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन है 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रावधान है। तो क्या प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में? दोस्तों, प्रावधान यह है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, इसमें पूछा गया है कि डैश अनुच्छेद के तहत शिक्षा के अधिकार की गारंटी दी गई है। ठीक है, तो 21 का ए में शिक्षा के अधिकार की गारंटी को दिया गया है। 84 नंबर देखिए, और इसमें पूछा गया है कि यार चलिए, थोड़ा सा खांसी है यार, बीड़ी पीते हैं? बीड़ी पीजिएगा तो बहुत ज़्यादा खांसीएगा, मतलब मैं एक्सपीरियंस नहीं किया हूँ, लोगों को देखता हूँ ठीक है, और मैं जब कोलकाता गया था देखा यार, मतलब 10 में ना आपको 6 आदमी जो है बीड़ी पीता हुआ नज़र आएगा कलकत्ता में। ठीक है, बीड़ी खावी भी? हाँ, बीड़ी खावी? हम कहे नहीं, हम बीड़ी नहीं खावी। नहीं यार, बीड़ी नहीं खाएंगे। जल खावी ना, मद खावी की खावी? तो किचू नहीं खाओ। चलिए, और अगर आप कलकत्ता जाएंगे ना तो हुगली नदी में लॉन्च चढ़िएगा मस्त से। चलिए, क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की किस सूची में नागरिकता सम्मिलित है? ठीक है, तो भारतीय संविधान की किस सूची में नागरिकता सम्मिलित है? देखिए, नागरिकता जो है हमारा संघ सूची का विषय है। ठीक है, हमारे भारत में 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, भारतीय संविधान में बांटी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, और तीनों का कानून विषय याद है आपको? चलिए, अगला है हमारा, डैश अनुच्छेद के तहत शिक्षा के अधिनियम शिक्षा के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो ये तो हो गया, रिपीटेड मैं आ रहा हूँ यार, 84 के बाद हमारा 85 आएगा। 85 ये हमारा क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया है कि B.R. अम्बेडकर, भीम राव अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय की मूल घटना है। ठीक है, 1 मिनट, इसका मैंने कर दिया 85 का, हाँ यार 85 कर दिया, लाइन आ गया। चलिए,
86 नंबर है, भीमराव अंबेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय के मूल घटक हैं। तो सामाजिक न्याय के मूल घटक क्या क्या हैं? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। ठीक है, यानी कि भाईचारा। 87 नंबर देखिए, इसमें पूछा गया है कि सामाजिक न्याय का लक्ष्य डैश संबंधित मुद्दों का समाधान करना है। ठीक है, तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। 88 नंबर देखिए, इसमें पूछा गया है कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो न्याय के लिए कार्य करती है उसका नाम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो न्याय के लिए काम करती है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसको बोलते हैं। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 89 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा से संबंधित है? ठीक है, तो बहुसंस्कृतिवाद यानी कि बहुत सारे संस्कृतियों का मिला जुला रूप, और यह अवधारणा एक समाज जो विभिन्न संस्कृतियों के अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, जैसे हम लोग ही हैं, हम लोग हिंदू धर्म को भी मानते हैं, संथाली धर्म को भी मानते हैं, थोड़ा बहुत जब आता है ईद वगैरह तो मेला देखने भी चल जाते हैं ईद में। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इसलिए सभी संस्कृतियों का मिला जुला रूप है हम लोग का भारत में। बहुसंस्कृतिवाद शब्द का तात्पर्य क्या है? ठीक है, तो बहुसंस्कृतिवाद शब्द का तात्पर्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सभी संस्कृतियों का समान। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। इसमें पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विविधता का वर्णन करने के लिए कौन सा वाक्यांश बोला था? तो दोस्तों उन्होंने बोला था कि हम भारतीय भिन्न भिन्न हैं फिर भी हम एक हैं, क्योंकि हम में विविधता में भी एकता है। ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92। इसमें पूछा गया है कि भारत में क्षेत्रवाद का विषय का कारक है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि हम लोग जो है बोलते हैं कि यार पहले मेरा इलाका का डेवलप होना चाहिए, तो भाषा के कारण ही ये अलग अलग हो जाता है। ठीक है, धार्मिक संकीर्णता भी है कि कुछ लोग विशेष अपना धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं। निहित राजनीतिक स्वार्थ, कुछ लोग अपना जाति को देखकर केवल और केवल वोट वगैरह देते हैं। तो ये सभी आपका तुच्छ मानसिकता का प्रतीक है। चलिए जो भी है हम भारतीय हैं सबसे पहले। ठीक है, कहाँ पे थे जो यार पूछा था हमको कि कहाँ के हैं आप, तो हम बोले हम भारत के हैं, मतलब अदर ही स्टेट के थे। चलिए जो भी है, तो इसमें है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विविधता का वर्णन करने के लिए कौन सा वाक्यांश हो गया? यह हमारा टोटल यहाँ पे 92 तक, 93 से अब हम लोग शुरू करेंगे ना। तो हमारा क्वेश्चन है कि लोगों को उचित न्याय मिलता है, किससे उचित न्याय मिलता है? प्रजातंत्र से, जिसको हम लोग लोकतंत्र भी बोलते हैं, डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। ठीक है, अगला हमारा यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्याय का मौलिक अभिधारणा नहीं है? ठीक है, तो न्याय का जो मौलिक अभिधारणा है वह कौन नहीं है? अब देखिए 94 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति। संपत्ति इसमें नहीं आएगा, बाकी सभी आ जाएगा। सत्य है, स्वतंत्रता है, कानून के समक्ष समानता है। 95 नंबर देखिए, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक न्याय का सिद्धांत है? ठीक है, सामाजिक न्याय का सिद्धांत कौन है हमारा? देखिए सामाजिक न्याय का सिद्धांत है सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार या इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आगे देखते हैं। एक चीज़ मैं सजेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, आप में से जितने भी लोग ड्रीम 11 या फिर ऑनलाइन सट्टेबाजी जो खेलते हैं ना यार, ये सब छोड़ दीजिए, बहुत महंगा पड़ेगा आगे जाके। चलिए, और हाँ, LGBT का भी मजाक मत उड़ाइएगा, जैसे बहुत से लोग छक्का छक्का बोलते रहते हैं, ये सब नहीं बोला कीजिए। ठीक है, उनको भी बुरा लगता है यार। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान सामाजिक न्याय का मुद्दा है? ठीक है, तो इसको बोलते हैं LGBTQ प्लस राइट्स। ठीक है, तो LGBT को समझते हैं? चलिए, नहीं समझते हैं तो सर्च मार लीजिएगा, समझ जाइएगा। आगे देखते हैं 97 नंबर। इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसूति सहायता पर बल देता है? ठीक है, तो प्रसूति सहायता पे बल कौन देता है? अनुच्छेद 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 98, और इसमें पूछा गया है कि शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है? ठीक है, तो अगर आपका शोषण कोई कर रहा है तो आप आर्टिकल 23 और 24 के खिलाफ उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं किसी भी कोर्ट में।
नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 महिलाओं को अधिकार देता है। किसका अधिकार देता है? तो पिता की संपत्ति पाने का अधिकार देता है। ठीक है। अंतिम क्वेश्चन 100 नंबर इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक न्याय की गांधीवादी अवधारणा नहीं है। ठीक है, तो सामाजिक न्याय की गांधीवादी अवधारणा इनमें से कौन नहीं है? सामाजिक और आर्थिक सुंदरता ये नहीं है, बाकी सब है। सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, राम राज्य, स्वराज, ये सभी हैं, केवल डी नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और IBS का पेपर का सिलेबस मैं केवल बता पाऊँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना डाला हूँ उतना। ठीक है, क्योंकि अब जो है NPO वालों का एग्ज़ाम शुरू है कॉमन कोर्स का, तो अब उनको भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। थैंक यू। बाकी आपका एग्ज़ाम लगभग समाप्त हो चुका है, केवल एक पेपर बचा है और कल संडे है, तो कल मैं IBS का पेपर डाल दूंगा। थैंक यू, बाय बाय। जिनको PDF चाहिए वो लोग PDF ले लीजिएगा। NPO वाले विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैच कर लिए होंगे।